हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल डूइंग? एंड आज से अब हम एक सीरीज स्टार्ट करने वाले जिसमें हम आईआईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ओके। मैंने मेरी बहुत सारी वीडियोस में आपको ऑलरेडी बताया है कि पी वाई क्यूज़ का इम्पोर्टेंस क्या है। ओके। आप जो नीट और जे के क्वेश्चंस लगा रहे हैं और आप अभी जो पी वाई क्यूज़ लगाएंगे आईआईटी के, वो आप खुद जान जाएंगे कि डिफरेंस क्या है। ओके। तो ये आपको पता चले कि डिफरेंस क्या होता है एंड क्वेश्चंस कैसे आते हैं और मतलब टाइप क्या होता है क्वेश्चंस का। तो ये समझने के लिए आपको पीवाईक्यूज करने पड़ेंगे और मैं आपको करा रही हूँ पीवाईक्यूज। ओके। बायोलॉजी के 2023 ईयर के। ओके। इसके बाद हम दूसरे भी करेंगे, जो 17 एंड 16, 17, 18, 2019 एंड 20, बाकी के जो भी ऐसे वो सब मैं आपको कराऊंगी। उससे पहले कुछ बातें सुन लो। फर्स्ट बात, मैं बस बायो के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ, बायोलॉजी। आप बाकी का देख लो। ओके। मुझे उतना याद नहीं है तो मैं बस बायोलॉजी की करा रही हूँ, तो कर लो, लगा लो। ओके। सेकेंड थिंग, मैंने कम्युनिटी पोस्ट भी डाला था और आपसे पूछा भी था स्टडी विथ मी सेशन के लिए, स्टडी विथ मी सेशन के लिए, जिसमें हम 3 घंटे स्टडी करेंगे रोज। 3 आवर्स स्टडी करेंगे, उसमें सारी डिटेल्स मैंने, अगर वो चेक नहीं किया आपने तो वो कर लीजिए। हम वो स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से। ओके। आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, नीट का एग्जाम आ रहा है एंड आपके बोर्ड्स भी अभी स्टार्ट होंगे, तो अभी पढ़ लो। ओके। आईआईटी का भी एग्जाम आ रहा है, तो क्या कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हो। ओके। तो आप पढ़ लो। तो अभी इस वीडियो में हम पार्ट 1 है, मैं बस कुछ क्वेश्चंस करूंगी, ज़्यादा हम करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रही हूँ। ओके। तो सुन लो। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, मैच द एंट्रीज। देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 2023 के सारे क्वेश्चंस 2023 ईयर के हैं। ओके। तो मैच द पेयर है, मैच करना है और ये ऑप्शन है। देखो, फर्स्ट ऑप्शन स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, कॉलमनर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम, सारे हमें दिए हैं एपिथेलियम। एपिथेलियम पता है ना आपको, जो कवरिंग है आपके बॉडी के ऊपर, आपके जो ऑर्गन्स के ऊपर, आपकी कैविटीज है उसके ऊपर, वो क्या है, एपिथेलियम है, वो क्या है, कवरिंग है। ओके। और ये कवरिंग जो है वो कुछ सेल्स बना रहा है ना, जिसे हम एपिथेलियल सेल्स कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स कहते हैं। और इसमें टाइप्स होते हैं। अब ये जो टाइप्स है वो स्क्वामस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, अब ये इनके जो टाइप्स होते हैं वो आइदर शेप के बेस पे होते हैं, शेप, या फिर उनकी अरेंजमेंट। ओके। शेप के बेस पे जो ये होते हैं, जैसे कि क्यूबॉइडल, क्यूब है ना, कॉलमनर, कॉलम लाइक। ओके। ये जो है वो उनके शेप के बेस पे है। ओके। अब देखो, स्क्वामस और ये सिलिएटेड एक सब टाइप है। ओके। स्क्वामस जो है वो उनके अरेंजमेंट के बेस पे है। अगर सेल्स जो है आपकी, एपिथेलियल सेल्स जो है, अगर वो ऐसे स्क्वामस टाइप अरेंज ऐसे एक लेयर बनाए हुए है ना, इस तरह से अगर आपके सेल्स अरेंज्ड है, ओके, इस तरह से स्क्वामस। ओके। तो ये जो है वो है स्क्वामस एपिथेलियम। अब इधर क्या है, इस कॉलम में, क्या कॉलम 2 में उनके फंक्शंस है, तो उससे हमें कनेक्ट करना है। स्क्वामस एपिथेलियम देखते हैं पहले। द न्यूक्लियस इज द nucleus is at the basal side of the cell, also helps in the movement of the particle and mucus। अब ये जो है न्यूक्लियस जो है वो बेसल साइड पे है। ये जो टिपिकल जो है फीचर, वो कौन से सेल का है बताती हूँ आपको। ऐसे अगर सेल्स है तो अब बेसल साइड पे न्यूक्लियस है, अगर ये न्यूक्लियस है तो वो बेसल साइड पे है ना। और also helps in the movement of particle and mucus। अगर ये सेल्स मूवमेंट में हेल्प कर रहे हैं तो इनके जो ये होगे ना, इनके अपाइकल सरफेस पे ऐसे सिलिया होंगे। सिलिया पता है आपको, मूव करते हैं है ना, जिससे म्यूकस और जो पार्टिकल्स है, डस्ट डस्ट पार्टिकल है, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं उनको रिमूव करने में हेल्प करते हैं। तो इनके जो सीलिया है ना, वो ये काम
करने में हमें हेल्प करते हैं। तो ये होगा सीलिएटेड एपिथेलियम। तो एस का हुआ 1। सेकंड, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल नाम से पता चल रहा है क्यूब लाइक हो गए, है ना, नॉट एग्जैक्टली लाइक क्यूब बट मोस्टली दे विल बी लाइक ऐसे क्यूब शेप के होंगे, ओके। और जिनका न्यूक्लियस ऐसे सेंटर में होगा। जो कॉलमनर होते हैं वो ऐसे कॉलम लाइक होते हैं, जिनका न्यूक्लियस बेसल साइड पे होता है, ओके। तो हमें क्या पूछा है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब देखते हैं, द न्यूक्लियस इज एट द बेसल साइड ऑफ द सेल, ऑल्सो हेल्प्स इन द सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन। अब देखो, बेसल साइड पे है फिर से, पर फंक्शन अलग है, सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन ये जो काम करता है वो अपना कॉलमनर करता है, कॉलमनर, ओके। तो ये होगा अपना कॉलमनर एपिथेलियम। और नेक्स्ट, द न्यूक्लियस इज एट द सेंटर ऑफ द सेल, ऑल्सो हेल्प्स इन द सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन। अब देखो, इसका जो न्यूक्लियस है वो सेंटर पे, ये क्या था अपना क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल। तो ये होगा 3 का होगा क्यू। अब बचा क्या है, स्क्वैमस। इट सर्व्स एज अ डिफ्यूजन बैरियर। देखो, अब ये जो है, इतना जो पतला लेयर है सेल्स का, उसे डिफ्यूज हो सकते हैं ना मॉलिक्यूल। डिफ्यूजन क्या होता है, अपने जो ये होते हैं लंग्स में, अल्वियोलाई होते हैं, उसमें उनकी जो लेयर होती है वो किससे बनी होती है, ऐसे जो आपके अल्वियोलाई होते हैं उनकी लेयर होती है स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी होती है, क्योंकि वहां पे रैपिड एक्सचेंज हमें चाहिए होता है, डिफ्यूजन चाहिए होता है मॉलिक्यूल्स का, ओके। तो ये जो काम करता है वो करता है स्क्वैमस एपिथेलियम। तो क्या हुआ, पी का 4, पी का 4 हुआ, क्यू का हुआ अपना क्यूबॉइडल था, न्यूक्लियस एट द सेंटर, इसका हुआ 3। देखते कोई ऑप्शन है क्या, फर्स्ट ऑप्शन देखो, पी का 4, क्यू का 3, आर का 2, columnar epithelium 2, nucleus at the yes, and S ciliated one, first one। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ए, ओके। सिंपल क्वेश्चन था। अब ये जो है एनिमल फिजियोलॉजी का क्वेश्चन है, एनिमल फिजियोलॉजी का है एंड कंसेप्ट बेस्ड है, कंसेप्ट बेस्ड है और डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। इसमें आपको कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, ओके। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स पेप्टोन्स, ओके। ये क्वेश्चन है अपना बायोमोलिक्यूल्स का, बायो बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। एंड हाँ, कंसेप्ट बेस्ड, डायरेक्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि पेप्टोन्स क्या है, सीधा सीधा पूछा है। हाँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, देखो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है ना। मैंने कहा था ना वीडियो में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, पेप्टोन्स, पेप्टोन्स क्या होते हैं, देखो हमारा जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन वो किससे बनता है, अमाइनो एसिड से, अमाइनो एसिड से बनता है प्रोटीन। प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनता है, अमाइनो एसिड की जो चेन होती है, इसकी जो चेन होती है उसको हम कहते हैं पेप्टाइड, पेप्टाइड। एंड ये जो पेप्टाइड होते हैं वो फॉर्म करते हैं अपना प्रोटीन, ओके। अब देखो, अमाइनो एसिड जब 8 से 9 अमाइनो एसिड्स जुड़ जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, पेप्टाइड बनाते हैं। अब ये जो पेप्टाइड होते हैं, बहुत से पेप्टाइड्स मिलके एक अपना पूरा प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ओके। अब क्या हो जाए, पेप्टोन्स क्या है। अब जो प्रोटीन्स जो होते हैं ना, जब अगर हम इनको डाइजेस्ट करें तो क्या देंगे, ये अमाइनो एसिड्स देंगे क्योंकि बने अमाइनो एसिड से है। बट अगर हम इनको बस पार्शियली डाइजेस्ट कर दें, हमें पूरा डाइजेस्ट नहीं करना है, हमें बस इसे पार्शियली करना है। जब स्टार्टिंग होगी प्रोटीन के डाइजेशन की, जब स्टार्ट होगा, जब प्रोटीन डाइजेशन होगा, बस स्टार्ट होगा, तब क्या बनेंगे, हमारे पेप्टोन्स बनेंगे। समझा, समझा। जब प्रोटीन डीनेचर या अपना डाइजेस्ट होना जब स्टार्ट होगा तब पेप्टोन्स बनते हैं, ओके। देखो ऑप्शन हमारे पास क्या है, पार्शियली डाइजेस्टेड प्रोटीन करेक्ट ऑप्शन है। पार्शियली, कहा गया कर्सर, हाँ, पार्शियली
करेक्ट ऑप्शन है। देखो बाकी का ऑप्शन भी देख लेते हैं। जाइमोजिन फॉर्म ऑफ द पेप्सिन, जाइमोजिन क्या होता है? जाइमोजिन जो होता है वो होता है प्रो एंजाइम। प्रो एंजाइम मतलब इनएक्टिव फॉर्म। ओके, पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म क्या है? क्या है? पेप्सिन का इनएक्टिव फॉर्म जो है वो है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन जब एक्टिव होता है, ये कहाँ का है? ये डाइजेशन का टॉपिक है, डाइजेशन। देखो, अब ये जो क्वेश्चन है वो पूरा मिक्स है, इसमें डाइजेशन का भी थोड़ा सा ये है और बायोमोलिक्यूल्स का भी कंसेप्ट है। तो पेप्सिन का प्रो एंजाइम है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन एसिडिक एनवायरनमेंट में आके उसका फॉर्म होता है पेप्सिन। ओके, तो इसके बाद तो क्या, एक मिनट, तो क्या, तो क्या पेप पेप्टोन्स ज़ाइमोजेन है, प्रो एंजाइम है पेप्सिन का, वो तो पेप्सिनोजेन है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हुआ। एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ द पेप्सिन, पेप्सिन खुद ही एक्टिवेटेड फॉर्म है। पेप्सिन खुद ही एक्टिवेटेड फॉर्म है। ओके, तो इसमें क्या ये होगा? तो ये भी गलत ऑप्शन। एन इंटेस्टिनल मिक्सचर ऑफ प्रोटीन्स म्यूकस एंड HCO3 माइनस। अब ये जो है, ये जो सारा मिक्सचर बताया, ये अपना इंटेस्टाइनल जूस बना रहे हैं, ये कोई पेप्टोन्स नहीं है। ओके, इंटेस्टाइनल जूस बना रहे हैं ये। ओके, ये कोई पेप्टोन्स नहीं है, तो ये ऑप्शन तो गया। समझा क्वेश्चन? ओके, इजी था, अगर आपको पता होता ये सारे कंसेप्ट्स तो हो जाता क्वेश्चन। नेक्स्ट। ओके, ये क्वेश्चन हम बाद में करते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन देखो, बहुत इजी है, सेल डिवीजन का क्वेश्चन है। टॉपिक है इसका सेल डिवीजन। ओके, एंड हाँ कंसेप्ट बेस है, कोई फैक्ट काम नहीं करेगा यहाँ पे, कंसेप्ट अगर आपको पता है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखो, माइटोटिक ड्रग इनहिबिट्स माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन, which of the following stages of the karyokinesis will be the first to get affected by the drug? Okay, मेटाफेज, एनाफेज, प्रोफेज, टेलोफेज। क्या बोल रहे, एक ड्रग है अपने पास, एक ड्रग बनाया है आपने, है ना? जब आप IIT क्रैक कर लेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, तो आपने एक ड्रग बनाया। अब वो ड्रग क्या करता है, वो इनिबिट करता है माइक्रोट्यूब्यूल के फॉर्मेशन को। अब माइक्रोट्यूब्यूल कहाँ आता है इसमें, अपने सेल डिवीजन में। जब सेल डिवीजन होता है, ये अपना सेल, इसमें है ये जेनेटिक मटेरियल। ओके, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? प्रोफेज होता है। माइटोसिस की बात कर रहे हैं हम, माइटोसिस की बात करें, फर्स्ट स्टेप क्या होता है? प्रोफेज होता है। प्रोफेज होता है, इसमें ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कंडेंस हो जाता है ना? कंडेंस, ये तो याद होगा आपको, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। ओके, कंडेंस्ड हो जाता है। सेकेंड स्टेप क्या होता है? मेटाफेज होता है। मेटाफेज होता है, इसमें क्या होता है? ये जो कंडेंस्ड मटेरियल है, यहाँ जो सेंट्रियोल्स होते हैं, यहाँ जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो क्या करते हैं? स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं। स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं, है ना, ऐसे। और यहाँ पे जो ये होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं अपने, कुछ इस तरह से, अपने क्रोमोसोम्स, है ना? तो ये जो स्पिंडल फाइबर बना है वो किससे बना होता है? ये जो स्पिंडल फाइबर बना है ये माइक्रोट्यूब्यूल से ही तो बना होता है। दे आर नथिंग बट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ओके, तो ये जो सेंट्रियोल्स जो माइक्रोट्यूब्यूल का जो ये स्ट्रक्चर फॉर्म करे, स्पिंडल फाइबर फॉर्म करे, वो जो हो रहा है वो अपने मेटाफेज में हो रहा
है ना। एनाफेज में ये फिर क्रोमोसोम्स अलग हो जाएंगे और फिर टीलोफेज में फाइनली कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट होगा। तो आंसर क्या होगा अपना, क्या बोल रहे हैं, माइटोटिक ड्रग इनिबिट्स द माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन। माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्मेशन इनिबिट हो रहा है, मतलब माइक्रोट्यूब्यूल बनेंगे नहीं। तो कौन सी स्टेप अफेक्ट होगी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस विल बी द फर्स्ट टू गेट अफेक्टेड। प्रोफेज में कुछ फर्क पड़ेगा, माइक्रोट्यूब्यूल का यहाँ पे कुछ काम है नहीं है, बस यहाँ पे जो जेनेटिक मटेरियल है वो कंडेंस्ड हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल है वो बस कंडेंस हो रहा है, बाकी कुछ काम नहीं है। तो जो फर्स्ट स्टेप अफेक्ट हो रही है दैट इज नथिंग बट द मेटाफेज, दैट इज नथिंग बट द मेटाफेज। तो आंसर ओके, समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सीड स्ट्रक्चर इज इनकरेक्ट। अब ये प्लांट फिजियो का क्वेश्चन है, प्लांट फिजियो, ओके। इनकरेक्ट बताना है अपने, इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो बताना है। देखो, ए, इन मोनोकॉट सीड्स द मेम्ब्रेनस सीड कोट दैट इज फ्यूज्ड विद द फ्रूट wall is called as a eleorone layer. B, endosperm is not present in some of the mature dicot seeds. In dicots, the outer layer of the seed coat is called testa, and the coleoptile and coleorhiza are found in the monocotyledonous seeds. देखो, इनकरेक्ट बताना है। देखो, कोलियोप्टेल एंड कोरियोराइजा, ये आपको पता होगा कि अगर ये सीड है अपना, मोनोकॉट है, इसके ऊपर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो बनाता है प्ल्यूम्यूल, प्ल्यूम्यूल, एंड ये नीचे वाला पार्ट जो है उसे बोलते हैं रेडिकल। अब जो ये प्ल्यूम्यूल है वो अपना देगा शूट सिस्टम, शूट सिस्टम बनाता है। शूट सिस्टम में क्या आता है, सारे अपने जो फूल पत्ते स्टेम्स एंड अदर थिंग्स, ओके। रेडिकल जो बनाता है वो रूट्स बनाता है, रेडिकल क्या बनाता है, रूट्स बनाता है। अब ये जो प्ल्यूम्यूल होता है इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है। वो क्या करता है, ये जो सीड होता है जब वो सॉइल में रहेगा तो उसके ऊपर बहुत सारे प्रेशर आएंगे और वो थोड़ा स्ट्रेस इसमें रहेगा, तो उसको प्रोटेक्शन चाहिए। ये बहुत डेलिकेट पार्ट होगा तो इसको प्रोटेक्शन चाहिए, तो ये प्रोटेक्शन देता है कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल। और ये जो रेडिकल रहेगा उसको प्रोटेक्शन देगा कोलियोराइजा, आर फाउंड इन द मोनोकोटिलिडियन मोनोकॉट सीड्स, है ना। तो सीधा ये तो करेक्ट है, ओके। हमें इनकरेक्ट चाहिए, करेक्ट है ये। इन डाइकॉट द आउटर लेयर ऑफ द सीड कोट इज कॉल्ड टेस्टा। देखो, डाइकॉट का जो सीड होता है, डाइकॉट का जो सीड होता है, ओके, इसमें जो ये आउटर कवरिंग होता है ना उसे बोलते हैं हम टेस्टा, ओके। ये जो आउटर कवरिंग है इसे हम बोलते हैं टेस्टा, और इसके ही जस्ट नीचे जो होगा उसे बोलते हैं टेगमेन। जैसे कि अगर ये दो कवरिंग्स है, ये ऊपर का होगा टेस्टा और अंदर वाला होगा टेगमेंट, ओके। हमें क्या पूछ रहा है, इन डाइकोट द आउटर लेयर ऑफ द सीड कोट इज कॉल्ड टेस्टा, सही तो है, तो ये सही है। द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन सम ऑफ द मैच्योर डाइकोट सीड्स। हाँ, कुछ डाइकोट सीड जो एंडोस्पर्म होते हैं वो पूरा खा जाते हैं, लाइक हमारे पीज जो है, बीन्स जो है, ओके। इस तरह के जो ये है डाइकोट सीड्स है उसमें एंडोस्पर्म नहीं होता है, ओके, नॉट प्रेजेंट, तो सही है। फर्स्ट देखो, इन मोनोकॉट सीड्स द मेम्ब्रेनस सीड कोट दैट इज फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल इज कॉल्ड एज एलियोरोन लेयर। देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, यहाँ पे बना रही हूँ आपको दिखेगा। मोनोकॉट सीड, अब ये सीड है मोनोकॉट का, ये सीड हुआ, और सपोज ये एक एप्पल है, ओके, समझ लो कि ये एप्पल है, ऐसा कुछ, ओके। तो ये सीड है, इसके ऊपर एक लेयर होगा, क्या बोलते हैं, टेस्टा बोलते हैं, अभी देखा था। और ये फ्रूट की वॉल है, ये पूरा फ्रूट है ना, ये फ्रूट है और ये सीड है, तो ये फ्रूट की जो वॉल है इससे अब क्या बोल रहे हैं, द मोनोकॉट सीड्स द मेम्ब्रेनस सीड कोट दैट इज फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल इज कॉल्ड। अब देखो यहाँ से जो यहाँ का जो पार्ट बोल रहा है, ये जो मेम्ब्रेनस सीड कोट, ये जो मेम्ब्रेनस सीड कोट है टेस्टा, वो फ्यूज हो रहा है फ्रूट की वॉल के साथ, ओके। ये जो बीच का पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, देखो इस एनसीईआरटी का है सीधा, इसे क्या कहते हो आप लोग बताओ।
बताओ बताओ बताओ। इसे बोलते हो पेरिकार्प। पेरिकार्प, ये पढ़ा होगा आपने, है ना? तो ये सीड के वो जो टॉपिक है ना सीड वाला, उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है। तो ये हुआ अपना पेरिकार्प। तो ये पेरिकार्प है ये, एलियोरोन लेयर नहीं है ये, हमें उसमें मिलेगा, सीड में मिलेगा। आपने मोनोकॉट सीड में जो ऐसा आपने स्ट्रक्चर देखा होगा ना, ऐसा होगा आपका सीड। फिर इसमें ऐसे दो पार्ट दिखेंगे आपको, आपके एनसीईआरटी में जाके देखना। यहाँ पे आपको रेडिकल एंड प्ल्यूमल, रेडिकल नीचे होगा, प्ल्यूमल यहाँ पे होगा। ये जो आपको ये जो लेयर दिखेगी ना, इसे कहते हैं एलियोरोन लेयर। तो ये नहीं है हमारा जो करेक्ट है, वो तो पेरिकार्प है, इसे तो पेरिकार्प बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट, गलत है ये। तो ये अपना सही ऑप्शन है। ओके, दिस इज अपना आंसर, पर दैट इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Which of the following anatomical feature of the wood can be used to estimate the age of the tree growing in the temperate climate? Okay, अब देखो ये प्लांट फिजियो का क्वेश्चन है। प्लांट फिजियो का क्वेश्चन है, वुड के बारे में पूछा है, वुड। अब देखो एज बतानी है हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर ऑफ द वुड यूज टू, अच्छा, इसमें से कौन सा फीचर है जो हम यूज करते हैं एज डिटरमाइन करने के लिए प्लांट का? ओके, ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, सीधा सीधा है। सीधा है क्या कंसेप्ट वैसे, पर इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अब देखो, हमारा जो वुड होता है वो ऐसे एनुअल रिंग्स में फॉर्म होता है। एनुअल, एनुअल रिंग्स क्या होती है? ये जो अपना वुड है, वो जब स्टार्ट होगा ना बनना, तो ऐसे रिंग्स बनेगी, एक डार्क बनेगी, एक लाइट बनेगी, एक डार्क बनेगी, एक लाइट बनेगी, एक डार्क बनेगी, एक लाइट बनेगी। ऐसे रिंग्स फॉर्म होते हैं। ओके, और इसे हम कहते हैं, अब समझ लो ये क्या तो बन रहा है। ठीक है, अब ऐसे रिंग्स फॉर्म होगी जिसे हम कहते हैं एनुअल रिंग्स। अभी एनुअल रिंग्स होती है क्या, इसमें दो तरह की रिंग्स होती है। एक होता है स्प्रिंग वुड, इधर लिख देती हूँ। एक होता है स्प्रिंग वुड और एक होता है लेट वुड। स्प्रिंग वुड को हम अर्ली वुड भी कह सकते हैं। ओके, इसे हम अर्ली वुड भी कह सकते हैं। ओके, और लेट वुड को हम ऑटम वुड भी कह सकते हैं। ओके, और देखो, अब ये जो क्या होता है इसमें, ये आपने पढ़ा होगा अपने प्लांट फिजियो में। हर साल स्प्रिंग के सीजन में एक रिंग फॉर्म होगी जो लाइट कलर की होगी। ओके, एंड स्प्रिंग के जाने के बाद एक डार्क कलर की रिंग फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं लेट वुड। स्प्रिंग वुड और लेट वुड ऐसे रिंग्स फॉर्म होती रहती है। स्प्रिंग वुड की रिंग फॉर्म होगी, लेट वुड की रिंग फॉर्म होगी, स्प्रिंग वुड की रिंग फॉर्म होगी, लेट वुड की फॉर्म होगी। तो एक स्प्रिंग वुड की रिंग, उसके साथ साथ एक फिर से डार्क डार्क जो रिंग होगी, जिसे हम कहते हैं लेट वुड की रिंग। तो ये जो एक रिंग होती है वो एक साल बताता है हमें, दैट इज 1 ईयर, पूरा एक साल हो चुका है। ओके, वन रिंग दैट इज वन एनुअल रिंग, जिसमें स्प्रिंग वुड लेट वुड दोनों आएगा। तो एक जो रिंग होती है वो एक साल बताता है, दैट इज 1 ईयर। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं हम, एज ही तो बता रहे हैं। एक साल का प्लांट है, इसमें दो रिंग्स है, एक रिंग है, एक एनुअल रिंग है। ओके, जितनी ज्यादा रिंग्स होगी उतना ओल्ड प्लांट होगा। ओके, सो स्प्रिंग वुड और लेट वुड हम यूज करते हैं एज को डिटरमाइन करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है अपना स्प्रिंग वुड एंड लेट वुड। सेकंड ऑप्शन भी देख लेते हैं सारे। देखो, हार्टवुड, हार्टवुड एंड सा, ये देखो, हार्टवुड क्या होता है, जिसमें फ्लो नहीं होता है कुछ वाटर और वो वैस्कुलेचर नहीं होता है। वैस्कुले मतलब जिसमें न्यूट्रिएंट्स और वो फ्लो नहीं होते। ओके, जो सेंटर में होता है हार्टवुड। और सैपवुड, सैप सैप माने क्या होता है? सैप मतलब वही जो अपना उसका फूड और वाटर का फ्लो, है ना? इसमें क्या होता है, हार्डवुड में नहीं होता है, और सैपवुड में होता है। तो इससे हम एज कैसे बता सकते हैं? बताओ, इससे एज कैसे बताएंगे? हार्डवुड और सैपवुड से एज कैसे बताएंगे कि ये इतने ओल्ड का है, इतने साल का है, और ये है ना? तो ये अपना ऑप्शन नहीं होगा। स्प्रिंग वुड हाँ है, हार्डवुड नहीं है।
ओके, बेस्ट बताना है ना हमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। हाँ, तो ये नहीं है, ये है, तो क्या फायदा, ये ऑप्शन नहीं है अपना। ऑटम वुड, हाँ है। सैप वुड नहीं है, सैप वुड नहीं बता सकता है, ऑटम वुड बता सकता है, स्प्रिंग वुड बता सकता है। तो ये जो अपना फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें दोनों जो ऑप्शन है, दोनों जो है नाम है, दैट इज दैट इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, देखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्वेश्चन है। नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्वेश्चन है, कंसेप्ट बेस्ड है, कंसेप्ट बेस्ड है। अब देखो, कैटालिटिक रेडॉक्स सेंटर ऑफ द नाइट्रोजिनेज, नाइट्रोजिनेज एक एंजाइम है, एंजाइम है। जब भी आपको ASE दिखेगा ना, किसके पीछे ASE, ये अगर सफिक्स दिख रहा है ना, उसका मतलब होता है कि ये एक एंजाइम है। ओके, तो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है जो बैक्टीरिया के पास होता है। ओके, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज के पास होता है ये एंजाइम, इसलिए वो नाइट्रोजन फिक्स कर पाते हैं। अब नाइट्रोजन फिक्स का मतलब क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, N2 है, एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है, उसे कन्वर्ट करना NH3 में, अमोनिया में। ओके, इसे हम बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, ये एंजाइम क्या होता है, नाइट्रोजिनेस होता है। और अब क्या बोला है, कैटालिटिक रेडॉक्स सेंटर ऑफ द नाइट्रोजिनेस कंटेन द मोलिब्डेनियम एंड आयरन एज अ कोफैक्टर। सही है, ये आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा कि उसका जो कैटालिटिक सेंटर होता है, उसमें मोलिब्डेनियम और आयरन, ये कोफैक्टर्स होते हैं जो इसको हेल्प करते हैं। तो हम अपना फर्स्ट ऑप्शन सही है। सेकंड देखते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय द नाइट्रोजिनेस, हाँ, बाय कन्वर्टिंग N2 टू NO3 माइनस। नहीं, NO3 माइनस थोड़ी है, NH3 में कन्वर्ट करता है, अमोनिया में कन्वर्ट करता है ना, तो ये अपना ऑप्शन, दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन। थर्ड देखो, नाइट्रोजिनेस कैन फंक्शन ऑप्टिमली ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अच्छा, ये बोल रहे हैं कि नाइट्रोजनस जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही काम कर सकता है, ऐसा है क्या। देखो, हमारा जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है वो कहाँ होता है, वो नोड्यूल्स में होता है, रूट के जो नोड्यूल्स होते हैं, है ना, लेग्यूमिनस जो प्लांट्स होते हैं उसमें से नोड्यूल्स जो होते हैं, उसमें अपना नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अपने एटमॉस्फेयर में तो O2 है ना, एटमॉस्फेयर में तो ऑक्सीजन है, भर भर के ऑक्सीजन है। अगर ये बैक्टीरिया के पास, अब ये जो अपना, ओके, ये जो अपना बैक्टीरिया है जिसके पास नाइट्रोजिनस है, अगर इसके पास नाइट्रोजिनस है, इसके पास ऑक्सीजन भी है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, इसके पास नाइट्रोजनस एंजाइम भी है, तो ये एटमॉस्फेयर में क्यों नहीं करता, ये यहाँ प्लांट के रूट में आके नोड्यूल्स बनाने का इतना कष्ट क्यों करता है, क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन इनहिबिट करता है, ऑक्सीजन इनहिबिट करता है, ऑक्सीजन रोकता है नाइट्रोजन फिक्सेशन को, ऑक्सीजन हेल्प नहीं करता है, ऑक्सीजन डजंट हेल्प, कि ऑक्सीजन हेल्प नहीं करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। इसलिए तो ये जो बैक्टीरिया है वो नोड्यूल्स बनाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में, ताकि उनको एनारोबिक एनवायरमेंट मिले, एनारोबिक एनवायरमेंट चाहिए होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। ओके, तो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में है वो कुछ काम का नहीं है, मतलब वो इनिबिट करता है। अगर उनको ऑक्सीजन की जरूरत होती थी तो वो लेग्यूम क्यों बनाते, वो नोड्यूल्स क्यों बनाते, है ना, इतना कष्ट क्यों करना। तो इनको एनारोबिक एनवायरमेंट चाहिए होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इनहिबिट करता है अपने नाइट्रोजन फिक्सेशन को। ओके, तो ऑक्सीजन हेल्प नहीं करता है, तो ये ऑप्शन अपना रॉन्ग होगा जिसमें बोला है इन्होंने कि ऑक्सीजन हेल्प करता है, नहीं करता है। लास्ट क्वेश्चन, द ट्रांसपोर्ट ऑफ द, लास्ट ऑप्शन, द ट्रांसपोर्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट अमाइड्स like asparagine glutamine produced by the transamination to different parts of the plant body is mediated by phloem। हाँ ठीक है, द ट्रांसपोर्ट जो हो रहा है अमाइड्स का, अमाइड्स क्या है, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स है अमाइड्स, एस्पार्जिन और ग्लूटामाइन प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो ट्रांसएमिनेशन से प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो बोल रहा है कि फ्लोएम वो कर रहा है, फ्लो कर रहा है, उसमें हेल्प कर रहा है, डिफरेंट पार्ट्स में पहुंचा रहा है। हाँ ठीक है, पहुंचा तो रहा है, सही तो है, ये ऑप्शन सही है। तो क्या दोनों ऑप्शन सही है, फर्स्ट वन एंड लास्ट वन, ऐसा कैसे हो सकता है, एक ही ऑप्शन सही होता है, कौन सा सही है बता, दो ऑप्शन कैसे सही होते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है, हम देख क्या रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, करेक्ट अबाउट, किसके बारे में करेक्ट बताना है,
स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है ये नहीं बताना है, हमें बताना है कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब ये फ्लोएम फ्लो कर रहा है अमाइड के प्रोडक्ट्स को, अमाइड्स को, उससे हमें उससे नाइट्रोजन फिक्सेशन से क्या लेना देना है ना। फर्स्ट फर्स्ट देखो ऑप्शन, द कैटालिटिक रेडॉक्स सेंटर ऑफ द नाइट्रोजिनस है ना, नाइट्रोजिनस ही तो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा ना अपना। ये क्यों होगा, अमाइड वाला क्यों होगा, हाँ ये फ्लोएम कर रहा है, फ्लो कर रहा है, पर रिलेशन क्या है, रिलेशन है कुछ नाइट्रोजन फिक्सेशन से, नहीं है ना। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये अपना आंसर रॉन्ग है। ओके, दिस अ गुड क्वेश्चन। ओके, यहाँ बच्चे फंस सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following is an example of the genetic diversity। देखो बायोडाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी कंसेप्ट फैक्ट बेस्ड नहीं है। देखो जेनेटिक डाइवर्सिटी कौन सी है, वेरिएशन इन द पोटेंसी एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रेजरपाइन प्रोड्यूस्ड बाय द राउल्फिया वोमिटोरिया। ओके, ये जो है एक प्लांट स्पीसीज है, अगर नहीं भी पता होती आपको एग्जाम में तो कुछ लेना देना नहीं, सुन लो। ये एक प्लांट स्पीसीज है, ये बोल रहा है, देखो ये जो प्लांट स्पीसीज है वो प्रोड्यूस कर रहा है रेजर पाइन। ओके, ये जो एक कंपाउंड है वॉट एवर, कोई तो कुछ तो प्रोड्यूस कर रहा है। अब ये जो स्पीसीज है, ये जो स्पीसीज है, इसमें ये जो रेजर पाइन बना रहा है, वो वो बोल रहा है कि एक ही स्पीसीज है पर पोटेंसी और कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। अगर मैं एक प्लांट देख लूं सेम स्पीशीज का, और ये दूसरा प्लांट देख लूं, इसमें और इसमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन और पोटेंसी अलग अलग है। ओके, तो इनका जो रेजर पेन का कॉन्सेंट्रेशन है वो अलग अलग प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, तो ये क्या हुई अपनी, ये हुई अपनी सेम स्पीसीज, सेम स्पीशीज। अब देखो इससे पहले बायोडाइवर्सिटी जो होती है ना वो तीन तरह की होती है, क्या बताओ। देखो फर्स्ट वन जो होती है वो स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है, एक अपनी इकोसिस्टम, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी होती है, इकोसिस्टम डाइवर्सिटी होती है। देखो जब, और लास्ट जो होती है वो होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, अब देखो स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होती है, जब स्पीशीज अलग अलग हो, है ना, स्पीशीज अलग अलग हो, एंड इकोसिस्टम में क्या हो, इकोसिस्टम उनका अलग अलग हो। और जेनेटिक डाइवर्सिटी में क्या होती है, जब उनके जेनेटिक स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो, स्पीशीज सेम है बट उनकी जेनेटिक स्ट्रक्चर में जब सेम ये होता है तब वो होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब देखो स्पीशीज यहाँ पे जो है वो सेम है, एक ही नाम है। अब ये जो स्पीशीज है उसमें हमें देखना है कि इनका जो ये जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं वॉट एवर रेजर पिन जो प्रोडक्ट है वो अलग अलग है। तो ये क्या हुई अपनी जेनेटिक डाइवर्सिटी, क्योंकि उनके जेनेटिक लेवल पे डिफरेंस है, इसलिए उनका जो वो जो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन अलग अलग है। ओके, तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी यहाँ करेक्ट तो है। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड ऑप्शन देखो, हायर डाइवर्सिटी ऑफ एम्फीबियंस इन द वेस्टर्न घाट देन इन द ईस्टर्न घाट। अब देखो डाइवर्सिटी है किसमें है, एम्फीबियंस में है, अलग अलग हमें स्पीशीज देखने को मिल रही है वेस्टर्न घाट में और ईस्टर्न घाट में, तो ये क्या हुई अपनी स्पीशीज डाइवर्सिटी। ओके, थर्ड थर्ड ऑप्शन देखो, ग्रेटर वेरिएशन इन द इकोसिस्टम, इकोसिस्टम अलग अलग है इंडिया और स्कैंडिवेनिया स्कैंडिनाविया का। ओके, तो ये क्या हुई अपनी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हुई, हमें जेनेटिक देखना है। द ग्रेटर डाइवर्सिटी ऑफ द प्लांट स्पीशीज, प्लांट स्पीशीज में डाइवर्सिटी है, स्पीशीज डाइवर्सिटी सीधा सीधा बोलती है, स्पीशीज डाइवर्सिटी। ऑप्शन क्या हुआ अपना करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि हमें जेनेटिक डाइवर्सिटी बतानी है। ये डी जो है वो है स्पीशीज डाइवर्सिटी, बी जो है वो है स्पीशीज डाइवर्सिटी, सी जो है वो अपनी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये कंसेप्चुअल है। ओके, क्या करें करें क्या आगे क्वेश्चन, कितने बचे हैं, 15 है ना, ठीक है बाकी कल करते हैं। देखो आज मैंने आपको सारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन बता दिए, सिंपल ही थे यार मोस्टली, है ना। ऐसे क्वेश्चन होते तो क्या समझा आपने, क्या समझा, नीट का बायोलॉजी और
आईआईटी का बायोलॉजी कैसे, देखो अभी हमने जो क्वेश्चन किए, कुछ क्वेश्चन ऐसे आए जो अलग अलग चैप्टर से उनको मिक्स किया है कंसेप्ट को, ओके। तो इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है एंड फैक्ट बेस्ड भी होंगे। देखते हैं आगे, आगे कुछ क्वेश्चंस है वो बहुत इजी है और कुछ कंसेप्चुअल है, तो वो उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अगर इसमें कर लूंगी तो बहुत लंबा होगा। तो पार्ट टू करेंगे जल्दी। कहाँ गया यार मेरा पार्ट टू, ये पार्ट वन है, ये देख लो अच्छे से। पार्ट टू करेंगे इसी तरह से, बाकी के सारे हम करते जाएंगे। ओके, आप देखते जाओ, प्रैक्टिस करते जाओ। ओके, देखा ना क्वेश्चन कंसेप्चुअल है, कुछ डायरेक्ट है, लाइक अगर आपको पता होगा तो डायरेक्ट आ जाएगा। ओके, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें पार्ट टू लाऊंगी। तब तक आप ये देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पढ़ते रहिए। स्टडी विथ मी सेशन आ रहा है मंडे से, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन एंड या दैट्स इट। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, बाय बाय।